हैप्पी इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। और मैं आपको इस सीरीज में एक बहुत ही अच्छा सा प्रकरण है जिसे टॉपिक के नाम से जानते हैं। और भाषा में इसके बिना भाषा ऐसी हो जाती है जैसे कोई नदी होती है और उसके किनारे ना हो, उसमें जगह जगह उस पर बांध न बनाए गए हो। तो उसी प्रकार से भाषा को एक प्रवाह को सटीक और सही दिशा प्रदान करने के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है और ये जरूरी भी है। हमारे जो एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान और लेखक हैं जिनका नाम है श्री कामता प्रसाद गुरु जी, उनके द्वारा दिए गए इन विराम चिन्हों के आधार पर इनकी संख्या हम 20 समझते हैं। हमने जितने भी विराम चिन्ह पढ़े हैं उन्हें मैंने एक क्रम से आपके सामने लिखा है और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उन्हें मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहला है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है बहुत, थोड़ा सा। जब आप किसी वाक्य में अपनी बात कह रहे होते हैं, वहां आपको थोड़ा सा क्षण मात्र रुकना होता हो, तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और वहीं उस वाक्य में यदि आपकी बात अभी पूरी ना हुई हो और आपको रुकना पड़ जाए, तब ऐसी स्थिति में वह हमारा अर्ध विराम के नाम से जाना जाता है। अर्थात उसी वाक्य में अगर कोई तथ्य हैं तो वह कोमा लगा करके और फिर भी आपको रुकना पड़ जाए तो बिंदु लगा करके आप कोमा लगा लेते हैं और जब आपका वाक्य पूरा हो तब जा करके आप उसमें एक विराम चिन्ह देते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक वाक्य में ये इस प्रकार के तीनों चिन्ह आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका वाक्य ज्यादा विस्तार से आ रहा हो, उसमें संयुक्त और मिश्र वाक्य का उपयोग करते हुए आपकी जो तथ्य हैं, आपकी बातें हैं, वे ज्यादा बोझिल ना हो जाएं, क्रिया का तारतम्यता एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, इसलिए हम इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मैंने तीनों को बता दिया कि अल्प विराम जब भी हम कोई बात कहें या लिखें, उसमें आपको थोड़ा सा क्षण मात्र रुकना पड़े, तो अर्थात अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपने वहां पर अल्प विराम लगाया। आप अपनी बात को आगे तक सेंटेंस को लिख जा रहे हैं, लेकिन अभी बात आपकी पूरी भी नहीं हुई और आपको रुकने की आवश्यकता है, तब आपको अर्ध विराम का उपयोग करना होता है, बिंदु लगा करके कोमा, जो इस चिन्ह की ओर दिखाई दे रहा है। और फिर आपका वाक्य पूरा हो जाता है, तब हम पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह जो भली भांति से आप जानते हैं कि जब भी आप किसी वाक्य में प्रश्नात्मक शब्द के माध्यम से कोई बात प्रश्न के रूप में पूछे, तो उस वाक्य के आखिर में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और यही हमें प्रश्नवाचक चिन्ह हमें प्रश्न के भाव को प्रदर्शित करता है। यदि आपने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग न भी किया हो और वाक्य के अंत में आपने चिन्ह लगाया हो, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये एक प्रश्नवाचक के रूप से आपसे ये बात पूछी गई है। आश्चर्य सूचक में आप पूर्ण विराम लगा करके उसके नीचे जो बिंदु होता है आश्चर्य सूचक, जिसे हम संबोधन के नाम से भी जानते हैं, यह हमारा आश्चर्य सूचक होता है, जिसमें आप विस्मय और हर्ष, खुशी, ऐसे मन के भावों को आश्चर्यचकित कर देने वाले भाव जो होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें आप अपने भावों को चिन्हों के माध्यम से आपने उन्हें प्रदर्शित किया, उन्हें प्रत्युत्तर करने के लिए इन चिन्हों को दर्शाया, तो वे आश्चर्य चिन्ह के नाम से जाने जाते हैं। छठे नंबर पर हमारा आ जाता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में जब कोई तथ्य हम किन्हीं विवरण के आधार पर, नियमों के आधार पर जो चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं, वो निर्देश होता है। अर्थात जब किन्हीं
बातों में आप निर्देश स्थापित करते हैं, क्रम से देते हैं, तो वहां पर ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कोष्टक चिन्ह, जिन्हें आप छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, कोई तथ्य होता है आप संक्षिप्त रूप से आप उनका उपयोग करते हैं। जैसे आप कोई शब्द लिख देते हैं और वो शब्द स्पष्ट रूप से समझ में ना आ रहा हो, तो उसी के सामने आप एक छोटा कोष्टक बना करके वहां पर उसका अर्थ निर्धारित कर देते हैं, तो वह कोष्टक चिन्ह आप भाषा के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। वही मंझला कोष्टक, कोई बात उसका और स्पष्ट तरीके से कहना चाहें तो उसके बाहर आप इस चिन्ह को लगा देते हैं। मैथमेटिक्स में भी प्रयोग होता है। और बड़ा चिन्ह सभी चीजों को, सभी तथ्यों को एक सर्किल में लेने के लिए आप इस तरह से ये बड़ा चिन्ह लगा लेते हैं। तो ये आपके कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार से होते हैं। अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह में मैंने आपको 2 प्रकार के चिन्ह यहाँ पर दिखाए हैं, एक तो ये और एक ये। जब आप कोई वाक्यांश या शब्द ही उद्धरण के रूप में देते हैं, तब वहां पर ये जो आपको 6 और 9 की तरह चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इसे कहेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह, जिसे हम अवतरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। और जहां हम एक पूरा वाक्य या एक वाक्य से अधिक या पैराग्राफ या कोई भी तथ्य किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने का आप उसमें लिख देते हैं, तब उस अन्य व्यक्ति की कही हुई बात को आप 6699, जिसे हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं, और ये हमारा अवतरण चिन्ह कहलाता है। उपविराम, उपविराम में जैसे मैंने आपको बताया विराम चिन्हों का ये चौथा भाग है, ये भी हम विराम के रूप में प्रयोग करते हैं, परंतु ये उपविराम के नाम से जाना जाता है। जब भी आप जैसे शब्द लिखें, तो जैसे के बाद में किसी वाक्य के बाद में भी अगर आप इस तरह से ये चिन्ह लगाते हैं, तो वो उपविराम है। इट मीन्स उसके बावजूद भी वाक्य अभी अधूरा है, आपको उसके बाद भी कोई बात कहनी है, लिखनी है, तब वह आपका पूर्ण विराम होगा। लेकिन अगर उससे पहले भी आपको अपनी कोई बात को अभी विराम देना है, तो वो उपविराम के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से आपने 9 चिन्हों को ध्यान से सुना और समझा। और 10वां है आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह में आप इस तरह से जो ये आप डबल कोमा लगा करके उपयोग कर रहे हैं, तो उस बात को दोहराया जाता है। जैसे 5 किलो चीनी, अब मैंने कहा 5 किलो दाल, तो यहाँ पर आपने जो ये लिखा, फिर मैंने लिखा कि 6 किलो, मुझे दाल ही लिखना है, लेकिन वहां पर दाल शब्द न लिख करके मैंने इस प्रकार से ये चिन्ह लगा दिया। तो उस बात को पुनरुक्ति अर्थात फिर से उस बात को दोहराया जाना ही इस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। और लाघव चिन्ह में जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, तो डॉक्टर में हम उसका एब्रीविएशन बनाने के लिए आप इस प्रकार से लिख देते हैं, अर्थात किसी शब्द को पूर्ण रूप से न लिखते हुए आप उसे संक्षिप्त रूप से उसका एक रूप लिखते हैं, और उसके बाद इस प्रकार से जो ये चिन्ह इसके आगे लगाते हैं, तो वो पूरा शब्द के रूप में समझा जाता है। वो पहले से ही निर्धारित होते हैं कि किसे किस रूप में लिखा जाता है। और विवरण चिन्ह में यही, जब आप किसी तथ्य का पैराग्राफ में कोई विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसे विस्तृत रूप से समझाना चाहते हैं, तो वहां पर आप वो विवरण चिन्ह 2 बिंदु लगा करके, विसर्ग लगा करके निर्देशन चिन्ह जोड़ देते हैं, तो वो विवरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। लोप चिन्ह में जब आप रिक्त स्थान या कोई कहीं बात को वहां पर लोप करना चाहते हैं, छिपा लेना चाहते हैं, तो ये डॉट डॉट करते हुए, इस तरह से प्लस प्लस करते हुए, या फिर गुणांक का निशान लगाते हुए, स्टार का निशान लगाते हुए 3 की कंडीशन में आप देते हैं, तो ये लोप चिन्ह होता है। और लोप चिन्ह भी आपके 2 प्रकार से उपयोग हो सकते हैं। यदि वहां 3 3 की सीरीज में है, तो वहां पर समझिए कि एक शब्द आएगा। अगर वहां पर 4 4 की ग्रिप से वो मिलेगा, तो वहां एक शब्द से अधिक शब्दों का, वाक्यांश का, वाक्य का वहां पर उसमें रिक्त स्थान में भरा जाना होता है, तो वो लोप चिन्ह इस प्रकार से होता है। 3 के माध्यम से हम वहां पर एक शब्द या शब्दांश समझेंगे। अगर 3 के डॉट से ज्यादा होता है, तो समझिए कि वह एक वाक्य या एक वाक्य से अधिक वहां पर रिक्त स्थान में वाक्य आ सकता है। रेखा पाद चिन्ह जिसे हम कहते हैं, कोई भी शब्द होता है और हम उसे
इंगित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए उसके नीचे जो रेखा चिन्ह खींच देते हैं तो उसे हम रेखांकित के नाम से भी जानते हैं। आप किसी पद का परिचय देने चाहते हैं, किसी वाक्य में किसी बात को हाईलाइट कर देना चाहते हैं, तो आप उस शब्द के नीचे जो ये रेखा खींच देते हैं उसे हम रेखा चिन्ह या रेखा पाद चिन्ह के नाम से जानते हैं। बात करते हैं 15वें नंबर पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्हों को हम फलुत स्वर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात किसी बात को एक लंबे उच्चारण के साथ कहना चाहें और उसे आप इस तरह से लंबा उच्चारण करने के लिए, जैसे आपने कहा अरे, तो अरे के बाद आपने एक इस तरह से जो ये चिन्ह लगाया, तो इट मीन्स रे को आप एक लंबे श्वास के साथ, लंबे उच्चारण के साथ बोल रहे हैं, तो उसे प्रदर्शित करने के लिए आपने अंग्रेजी के अक्षर एस से डिनोट करते हैं, तो हमारा दीर्घ उच्चारण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ये फलुत स्वर होता है। संगीत की दुनिया में इसे बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। और जहां हम छंदों की बात करते हैं, छंदों के अंतर्गत मात्राओं को गिनने के लिए हम इसे अगर दो मात्राओं के रूप में जानते हैं तो भी हम इसे एस के रूप में लगाते हैं। और ये हमारा बहुत ही अच्छा दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिसे हमने कई जगह प्रयोग करते हुए पाया। और हंस पद चिन्ह को भी हम त्रुटि पूरक चिन्ह कहते हैं। ये अंग्रेजी के वाई और भौतिक विज्ञान में लैम्डा के चिन्ह से इसे नाम से जानते हैं। तो इस चिन्ह को लगा करके आप यदि वाक्य में या कोई शब्द या कोई वाक्य छूटा रहता है उस पैराग्राफ में, ये चिन्ह वहां बीच में दे करके आप उस शब्द को वहां पर ऊपर उस लाइन में लिख देते हैं, ये हंस पद के चिन्ह के नाम से जानता है। और वैसे ही जैसे हंस का पैर होता है, इसी प्रकार से ये चिन्ह दर्शाया गया है और इसे अंग्रेजी के वाई, उल्टा वाई की तरह दिखाया गया है। और भौतिक विज्ञान के तरह उसमें लैम्डा चिन्ह के नाम से जाना जाता है। नुक्ता बिंदु चिन्ह, इसे आप अच्छे से समझेंगे। देखो, जब भी आप उर्दू भाषा के जो शब्द होते हैं वहां पर जैसे ज, क, जफर, तो ये ज के नीचे जो इधर पाई के इधर वाला जो चिन्ह होता है ये आपका नुक्ता, और ऊपर ये बिंदु, उधर आपका जैसे अंगह। तो आप ड को ऐसे बनाते हैं, तो ये चिन्ह जो बनता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस अक्षर के इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, और जैसे आपने जा लिखा तो जा के नीचे जो ये बिंदु होता है, तो इस प्रकार से ये इन्हें क्या कहेंगे हम, नुक्ता चिन्ह। बात करते हैं टीका सूचक। टीका सूचक में कोई भी तथ्य दिया रहता है और आपको वहां लिखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो नीचे उसी पेज पर आप उस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहते तो स्टार दे करके, 3+ दे करके, 2 के आप साइन से रिप्रेजेंट करके उसकी टीका टिप्पणी कर सकते हैं। तो ये चिन्ह दे करके आपको पता चल जाता है। उस पैराग्राफ में आप वहां पर वो चिन्ह लगा देंगे और फिर उस नंबर को आप उसी पैराग्राफ के बाद नीचे उस शब्द को एक्सप्लेन कर देंगे। तो वो क्योंकि आप उसकी टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पैराग्राफ में कौन से शब्द की टीका टिप्पणी हुई है। तो ये सब चीजें आपको वहां पर व्याख्यान देने के उपयोग में इनका उपयोग करते हैं। 19वें नंबर पर हमारे पास आता है तुल्यता सूचक, जो गणित के बराबर के चिन्ह से आपको निर्धारित करता है। आप इसे प्रयोग करते हैं तो कोई भी तुल्यता दर्शाने के लिए भी ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और 20वां हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह, जिसे हम डैश और लाघव चिन्ह, जिसे मैथमेटिक्स के शून्य और फिर से डैश का चिन्ह लगा करके इस प्रकार से या डैश डैश लगा करके 3 बार आप डिनोट करते हुए आप अपनी बात को या पैराग्राफ को जब आप खत्म कर रहे होते हैं तो इस प्रकार से पेज के लास्ट में आप इस तरह से चिन्ह बनाते हैं, तब वह समाप्ति सूचक को दर्शाता है। और इस प्रकार आपने श्री कामता प्रसाद द्वारा दिए गए अपनी उस महत्वपूर्ण पुस्तक में से मैंने आपको ये दर्शाए। उम्मीद करता हूं कि जब आप अपनी भाषा को सुंदर और साहित्यिक बनाने का प्रयास करना चाहेंगे तो इनका उपयोग जब आप करेंगे तो आपको आपकी भाषा बहुत ही अच्छी लगेगी। और साहित्यिक भाषा बड़ी ही रोचक होती है। आप इनका उपयोग करना सीखें और ये आपकी भाषा को सौम्यता के साथ, उन्हें अलंकारों के साथ बड़ी ही सुंदर भाव से प्रस्तुत कराएगी और आपको सहज भी लगेगी। भाषा का अर्थ
स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। विराम चिन्ह। थैंक यू वेरी मच।